हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। भारत में सरोगेसी से जुड़े मुद्दे और इससे जुड़ी चिंताएं पिछले काफ़ी समय से लगातार खबरों में बनी हुई थी। इसी को लेकर के सरोगेसी से संबंधित एक बिल भी लाया गया था। सरोगेसी के अलावा इससे जुड़ी जो तकनीकें हैं, इसके बाद उनको रेगुलेट करने की चर्चाएँ तेज हुई और सरोगेसी से संबंधित या फिर जो भी प्रजनन तकनीकें हैं उनको लेकर के कैसे रेगुलेट किया जाए, उनसे जुड़े जो कानूनी प्रावधान हैं या जो कानूनी मुद्दे हैं, उनसे जुड़े जो नैतिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, इन सभी को एड्रेस करने के लिए एक बिल लाया गया है और हाल ही में लोकसभा से पारित कर दिया गया है। तो जो आज का हमारा डिस्कशन है इसी पर आधारित रहेगा। टॉपिक है, लोकसभा ने पारित किया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल यानी ART विनियमन विधेयक उसको कहा गया है। यानी ये उसका पूरा नाम नहीं है, अभी हम डिस्कस करने के दौरान उसका पूरा नाम भी देखेंगे जिस नाम से बिल लाया गया है। न्यूज़ जो आई थी, न्यूज़ में कहा गया था लोकसभा पासेस बिल टू रेगुलेट IVF क्लिनिक्स। तो IVF तकनीक से जुड़े जो भी क्लिनिक्स हैं जो ऐसी सुविधाएं और ऐसी सेवाएं देते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी। IVF एक तकनीक है, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो बिल था इसको लोकसभा ने पारित कर दिया है। बिल का नाम था या बिल का नाम है द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से लाया गया था। बिल को लोकसभा में तो वैसे 2020 में 14 सितंबर को इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसके बाद इसमें एक कमेटी से जांच किए जाने की मांग की गई। तो स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2021 में यानी इसी साल सबमिट कर दी और कल जाकर के इसको लोकसभा से यानी निम्न सदन से पारित कर दिया गया। इसके बाद अब यह बिल राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा और फिर आगे हम देखेंगे। लेकिन इस बिल के में जो बहुत सारे प्रमुख तकनीकी पक्ष हैं, तकनीकी के अलावा जो सामाजिक और कानूनी पहलू हैं, उनको समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा ताकि अगर इससे कोई प्रश्न बने तो हम उसे डील कर सकें। जो डायमेंशंस रहेंगे वो कुछ इस तरह रहेंगे, यानी जिस ART की बात की गई है यानी सहायक प्रजनन तकनीक की, वह क्या है उसके बारे में जानेंगे। विधेयक के जो प्रमुख प्रावधान हैं वे क्या क्या किए गए हैं, किसको शामिल किया गया है, क्या सजा के प्रावधान हैं उनको जानेंगे, क्यों आवश्यकता पड़ी ऐसा एक विधेयक लाने की, इसके अलावा इससे जुड़े क्या क्या मुद्दे उठाए गए हैं, विपक्षी दलों ने किन मुद्दों को छोड़े जाने की बात कही है, और निष्कर्ष रहेगा और एक सवाल रहेगा जिसे मेंस के स्तर पर आप लिखने का अभ्यास करेंगे। चूँकि यह विषय पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से जुड़ता है, पॉलिसीज से रिलेटेड, इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित मुद्दे हैं, चूँकि एक तकनीक का मामला है तो उससे भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए हम पहले बात करते हैं कि ART जिसकी बात की गई है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की क्या है। एक स्थिति आती है किसी स्वास्थ्य कारणों से जब कोई दंपत्ति किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाता, यानी उनकी इच्छा होती है लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य कारणों के चलते वे किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, ऐसी स्थिति को इनफर्टिलिटी या बांझपन कहा गया है। तो एक तकनीक का विकास हुआ एक लंबे समय के बाद जिसमें यह सुविधा दी गई सहायक प्रजनन तकनीक, जैसा नाम से ही स्पष्ट है। तो प्रजनन के लिए सहायक एक तकनीक, यानी इसमें प्रजनन से जुड़े उपचारों को शामिल किया गया है। इस तकनीक में अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं अलग अलग विधियों को ART के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें से जो कुछ विधियां हैं उनका नाम ले लें तो जैसे स्पर्म या ओसाइट डोनेट करना। स्पर्म जैसा आप जानते हैं कि मेल जर्म सेल को स्पर्म कहते हैं, और ओसाइट एक शब्द है जिसका मतलब होता है इमैच्योर एग सेल, यानी फीमेल बॉडी में बनने वाली जो एग सेल्स हैं वो इमैच्योरिटी की अवस्था में जब होती हैं तो उनको ओसाइट कहते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख तकनीक इस वक्त उपयोग की जाती है वह है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी हम इसके बारे में बात कर लेंगे थोड़ा सा और। इसके अलावा अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान IUI एक तकनीक है, और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक तकनीक है। इसी तरह प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस यानी PGD एक तकनीक है। तकनीकों में अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम एक बिल के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तकनीकों के माध्यम से हम एटलीस्ट इन तकनीकों को इतना समझ सके ताकि बिल के प्रावधानों को समझने में दिक्कत ना हो। एक और शब्द जो इस्तेमाल किया गया है बिल में ही वह है जेस्टेशनल सरोगेसी।
तो जेस्टेशनल सरोगेसी का मतलब हुआ एक ऐसी सरोगेसी तकनीक जहां एक सरोगेट महिला जो सरोगेसी की सुविधा दे रही है उसके शरीर में जो भ्रूण को स्थापित किया जाएगा उसमें जो दंपत्ति है जिसने इस सुविधा को लिया है उन्हीं का ही जेनेटिक मटेरियल यानी स्पर्म और उनके एग से बना हुआ भ्रूण ही शामिल होगा। उसमें सरोगेट मदर के अंतर्गत मौजूद कोई भी उसका आनुवंशिक तत्व नहीं लिया जाएगा। इसे जेस्टेशनल सरोगेसी या इसी को जेस्टेशनल करियर के नाम से जाना जाता है। और सरोगेट मदर में क्या होता है, एक पुरुष का स्पर्म लिया जाता है और जो सरोगेट मदर है उसका यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों में ये अंतर है, इसको समझिएगा। यहाँ पर जेस्टेशनल सरोगेसी की बात बिल में की गई है। ठीक, अब बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो एक साधारण तरीके से हम समझ लें क्या प्रक्रिया होती है। तो इसमें किसी महिला के शरीर से एग सेल्स को निकाल लिया जाता है और एग सेल्स को निकाल करके बाहर ही एक लेबोरेटरीज में पुरुष के स्पर्मों के जरिए उनको फर्टिलाइज किया जाता है एग को, और एक भ्रूण का विकास किया जाता है। और जब वह एम्ब्रियो यानी भ्रूण कुछ डेवलपमेंट उसका होता है तो उसके बाद उसको वापस से शरीर में डाल दिया जाता है एक महिला के शरीर में। उसके बाद शरीर में ही बच्चे का विकास होता है। तो ये तकनीक अपनाई जाती है उन लोगों के लिए जिनको एक तरह से बच्चों को पैदा करने में कोई स्वास्थ्य कारणों की वजह से समस्या आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के बारे में, ताकि हम तकनीक के बाद अब इसके प्रावधानों को समझ पाएं। इसमें सबसे पहले ART की परिभाषा बताई गई है कि किन किन तकनीकों को ART में शामिल किया गया है। हमने शुरू में जिनकी बात की वो सभी इसमें लगभग शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसमें ART क्लिनिक्स की जो ऐसी सुविधा देते हैं और ऐसे बैंक्स जहां पर स्पर्म्स और ऐसे एग्स वगैरह की सुविधाएं मिल जाती है, यानी डोनर्स की सुविधाएं ये लोग देते हैं। तो ऐसे बैंक्स और क्लिनिक्स की बात इसमें कही गई है। अगला पॉइंट जो इसका कहता है वह बताता है ऐसे बैंक्स और क्लिनिक्स का रेगुलेशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त भारत में लगभग 80% ART क्लिनिक्स ऐसे बताए गए हैं जो किसी भी तरह से पंजीकृत नहीं है। ऐसे में बहुत सारे स्वास्थ्य कारणों को लेकर के मुद्दा बनाया गया है कि स्वास्थ्य चिंताएं तो बनी हुई हैं, जिम्मेदारी किसके पास होगी। यदि किसी महिला के साथ, किसी डोनर के साथ या किसी दंपत्ति के साथ ऐसी सुविधा लेते समय किसी तरह की कोई अड़चन आती है या फिर कोई मुद्दा बनता है कानूनी रूप से, तो उसका समाधान कैसे हो सकेगा। जब ये सब मुद्दे आए तो इसी को लेकर के बिल में इन सभी को शामिल किया गया है और इन पर इनका समाधान निकालने का प्रयास किया गया है। तो इसमें एक केंद्रीय डेटाबेस की संकल्पना रखी गई है और डेटाबेस के अंतर्गत एक नेशनल रजिस्ट्री का प्रावधान किया गया है। जितने भी क्लिनिक्स और ऐसे बैंक्स होंगे, यहाँ पर बैंक मुद्रा वाले बैंक नहीं, ऐसे बैंक्स जो इन चीज़ों को, इन सुविधाओं को स्टोर करके रखते हैं, ऐसे सेल्स को या फिर ऐसे एम्ब्रियोस को या फिर ऐसे एग्स को या फिर स्पर्म्स को, इन सभी को। तो जो भी क्लिनिक्स और बैंक हैं उनको नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना जरूरी है और अनिवार्य है। उसके बाद ही वे ऐसा कोई संचालन कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकारों के तहत एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा ताकि इन सभी प्रक्रियाओं को राज्य के अंतर्गत भी आसानी से रेगुलेट किया जा सके। इसके बाद इसमें गैमेट डोनेशन और सप्लाई की शर्तें बताई गई हैं कि कैसे इनको डोनेट किया जाएगा, इनकी सप्लाई बैंकों के तहत कैसे होगी। तो गैमेट का मतलब हुआ कि मेल और फीमेल बॉडी में जो भी जर्म सेल हैं उनको गैमेट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। गैमेट शब्द का इस्तेमाल होता है। तो गैमेट का डोनेशन और सप्लाई यानी इसके तहत सिर्फ रजिस्टर्ड ART बैंकों के जरिए ही जो भी इसका डोनेट करेंगे गैमेट का या फिर ओसाइट का, उसके प्रावधान किए गए हैं कि इनके अंतर्गत ही व्यक्ति डोनेट कर पाएगा। इसके अलावा पुरुषों के लिए एक जो उम्र सीमा रखी गई है वह है 21 से 55 वर्ष तक के पुरुष और महिलाओं के लिए 23 से 35 वर्ष तक की महिला से ही ऐसे गैमेट्स लिए जा सकते हैं। इसकी जो सर्विसेज दी जाएंगी उसके लिए भी कुछ शर्तें इसमें शामिल की गई हैं, जैसे सेवा लेने वाले डोनर और जो भी दंपत्ति है उनकी लिखित में सहमति ली जाएगी। इसके अलावा जो डोनर होगा उसके लिए बीमा कवरेज की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा जो ART के जरिए बच्चा या शिशु पैदा होगा उसके लिए भी अधिकारों का जिक्र इसमें किया गया है, क्योंकि अक्सर
सरोगेसी जैसे मामलों में ऐसे मुद्दे देखने को मिले हैं जहां पर किसी दंपत्ति ने सरोगेसी की सुविधा ली लेकिन उसके बाद बच्चे को स्वीकार करने से मना कर दिया, या फिर जो सरोगेसी की सुविधा देने वाला व्यक्ति है उसने ही बच्चे पर अपना अधिकार होने का दावा किया। ऐसे में इन मुद्दों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो ART के जरिए बच्चा पैदा होगा इस तकनीक के जरिए, वह एक प्राकृतिक रूप से जन्मे बच्चे के समान ही अधिकारों को लेकर के चलेगा, यानी माता पिता पर उसके वही अधिकार होंगे जो एक प्राकृतिक रूप से जन्मे बच्चे के होते हैं। इसके अलावा जो डोनर है उसका बच्चे पर कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड के गठन की भी बात है। तो इसमें सरोगेसी विनियमन विधेयक जो लोकसभा से पारित हो चुका है, उसके तहत जो राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, वही बोर्ड ART सेवाओं के लिए राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड के तहत काम करेंगे। तो इसको भी इसी में शामिल कर दिया गया है इस बिल के तहत, क्योंकि जो सरोगेसी रेगुलेशन बिल लाया गया है उसी के प्रावधानों को आगे बढ़ाते हुए एक ये वाला बिल भी लाया गया है। तो सरोगेसी बिल और ये वाला बिल, दोनों बिल मिला करके एक समग्र रूप से इस तरह की सुविधाओं को लेकर के आते हैं और इस मुद्दे को डील करते हैं। इसके अलावा अपराध के मामले और सजा की बातें भी इसमें कही गई हैं। जैसे ART से जन्मे जो बच्चे होंगे, यदि कोई व्यक्ति उनका परित्याग करता है या उनका शोषण करता है तो उसको सजा दी जाएगी। इसके अलावा जो मानव एम्ब्रियो है या फिर गैमिट की हमने बात की, उसको खरीदना, उसको बेचना या फिर उसको आयात करना, या फिर जो डोनर सुविधाएं हैं उसमें किसी बिचौलिए के माध्यम से ऐसी सुविधाएं लेना, या फिर जो दंपत्ति है उसको प्रताड़ित करना, उसको शोषित करना, डोनर को शोषित करना, इस तरह के सभी कृत्य अपराध की श्रेणी में आएंगे। तो पहली बार अपराध करने पर 5 से 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति ऐसे कृत्य करता हुआ पाया जाता है, कैद और 10 से 20 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा सेक्स सिलेक्टिव यानी लिंग की जांच करवाते हुए जो ART विज्ञापन देने पर, यदि कोई संस्था, कोई बैंक या फिर कोई क्लिनिक ऐसे विज्ञापन दे रहा है या किसी और के जरिए करवा रहा है, तो उनको भी 10 लाख से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर 5 से 10 वर्ष की कैद हो सकती है, या फिर दोनों ही एक साथ हो सकते हैं। तो ये इस बिल के प्रमुख प्रावधान हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। अब इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने जैसा जिक्र किया ही कि भारत में अब सरोगेसी से संबंधित मामले या फिर जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है या फिर ART से संबंधित मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और साथ ही भारत एक वैश्विक प्रजनन उद्योग के रूप में प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है, यानी विदेशों से भी लोग आकर के इन सुविधाओं को लेने की बात करते हैं, क्योंकि भारत में ऐसे लोग बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जिनसे ऐसी सुविधाएं ली जा सकें, गरीब महिलाएं। इसी सब मुद्दों को सरोगेसी बिल में भी शामिल करने का प्रयास किया था ताकि उन मुद्दों का समाधान हो सके। एक पूरी संरचना जो सामाजिक स्तर पर बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर सकती है, ऐसे में उसके कानूनी पहलू यदि नहीं शामिल होंगे तो एक सामाजिक न्याय की संकल्पना से हम बहुत दूर दिखाई देंगे। तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी मुद्दों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से इसे लाया गया। इसके अलावा अभी जो विधेयक है उसके प्रावधान जो बाकी बचते हैं अलग अलग तकनीकों को लेकर के, उसके तहत भी ये बिल जरूरी था। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 का जो लागू हुआ है उसके तहत भी इन तीनों को मिला करके ही हम देखेंगे तो समग्र रूप से इस मुद्दे को ये डील करने का प्रयास करते हैं। अब बात करें मुद्दे कौन कौन से बाकी रह गए इस बिल में जो उठाए गए विपक्षी दलों की तरफ से, तो उसमें जो प्रमुख रूप से बातें कही गई उसमें कहा है कि चूंकि समानता का अधिकार सभी लोगों को है हमारे देश में, ऐसे में अविवाहित पुरुषों को लेकर के और थर्ड जेंडर जिसे कहा जाता है या फिर LGBTQ समुदाय, उसको इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, ये जो समुदाय होता है इसको कहा गया है, मतलब इस बिल में इनको जगह नहीं दी गई है। इसके अलावा तलाकशुदा महिलाएं या फिर विधवा जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, उनको छोड़ दिया गया है इस बिल में, उनकी बात नहीं दिखती। इसके अलावा जो गरीब और निसंतान दंपत्ति है, चूँकि एक तकनीक का मामला है तो तकनीक तक पहुँच सभी की नहीं हो सकेगी, और तकनीक तक पहुँच उसी की होगी जिसके पास पैसे होंगे या फिर उस तकनीक की कीमत चुकाने के लिए संपत्ति होगी। तो एक गरीब व्यक्ति के लिए यह तकनीक बहुत दूर है। ऐसे में
ऐसी भी बात उठाई गई कि इस तकनीक को गरीबों तक भी पहुंचाने में मदद की जाए और जो गरीब निसंतान दंपत्ति हैं वे भी ताकि उसका लाभ ले सके। एक सामाजिक न्याय की अवधारणा की बात की गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो सरोगेसी विधेयक लंबित है वह केवल लोकसभा से पारित हुआ है, राज्यसभा से नहीं हुआ है। ऐसे में अगर वह बिल पारित नहीं हो सका तो इस बिल को पारित कराने का क्या फ़ायदा है। हालांकि सरकारी लोगों ने यानी सरकार की तरफ से इसका जवाब भी मिला कि वे दोनों विधेयकों को एक साथ राज्यसभा में रखेंगे और पारित कराने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे मुद्दे इसमें शामिल हैं। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या हो सकता है। पहली बात तो ये कि जो भी मुद्दे हैं बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, एक कमेटी की सिफारिश जो आई थी उसमें उन सभी सिफारिशों को शामिल करने की बात है, शामिल कर लिया गया है। उसके बावजूद जो मुद्दे बचते हैं यदि संभव हो तो उन मुद्दों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। लोकसभा में नहीं हो सकी तो राज्यसभा में की जानी चाहिए। इसके अलावा बिल द्वारा उठाए गए जो भी संवैधानिक, चिकित्सकीय, कानूनी, नैतिक या रेगुलेशन से रिलेटेड चिंताएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि एक बिल या फिर एक कानून जब वो बनेगा तो एक बार में बहुत बड़ी संख्या के लोगों को यानी बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करेगा। ऐसे में सभी के लिए उसमें उपयुक्त प्रावधान हो, तभी वह सामाजिक न्याय करता हुआ भी दिखेगा। तो आज का जो हमारा सवाल है उसको देखते हैं। सवाल है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2020 की प्रमुख विशेषताओं और चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इस डिस्कशन में हमने आज के इसकी जो भी प्रमुख बातें हैं, विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा की और जो मुद्दों के रूप में हमने चुनौतियों के बारे में बात की, उन दोनों को आपको फ्रेम करना है एक उत्तर में। तो उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए और आज के सेशन में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।